हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डिस्कस करेंगे साइंस का अगला चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। इसमें दोस्तों पढ़ना है पादप क्या होता है, रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार, भूमि कैसी होनी चाहिए, सूती धागे से कताई, धागे से वस्त्र बुनाई बंधाई, ये सब कैसे किया जाता है, वस्त्र सामग्री के इतिहास का परिचय। दोस्तों पहले तो हम लोग पढ़ेंगे पादप रेशे क्या होते हैं। पादप रेशे आपका पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे आपके पादप रेशे होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले आपका जांतव रेशे होते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाता है, जिसे हम लोग संश्लेषित रेशे कहते हैं। जैसे आपका है नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान, ये सब आपके कृत्रिम रेशे हैं। फिर आते हैं दोस्तों रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार। भूमि कैसी होनी चाहिए किसी भी रेशे के उत्पादन के लिए। जैसे आपका कपास है तो कपास के लिए कपास एक पादप रेशा है, जिसे कपास पौधे के बीज बिनोलों से प्राप्त किया जाता है। इसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रमुख स्थान है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्यों में कपास की खेती प्रमुखता से होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु, तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच उपयुक्त रहता है। काली मिट्टी में नमी को अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता होती है, इसलिए सामान्य वर्षा ही कपास की खेती के लिए लाभकारी होती है। कपास के बीज बसंत ऋतु से पूर्व खेतों में बोए जाते हैं। लगभग 2 माह बाद कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है तथा फूलों से भर जाती है। हफ्ते भर में फूल के दलपुंज गिर जाते हैं और नींबू के आकार के हरे फल दिखाई देने लगते हैं। फल के अंदर कपास के 3-4 बीज बिनोले, जिनको हम लोग कहते हैं, स्थित होते हैं। प्रत्येक बिनोले की सतह से अनेकानेक सफेद रंग के रेशे निकलते हैं। पूर्ण परिपक्व फल के फटने पर अधिकाधिक कपास तंतुओं से ढके बिनोले दिखाई देने लगते हैं। इन्हें कपास गोलक कहते हैं। साधारणतः इन कपास गोलकों से कपास के हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार कपास के गोलकों से कपास के बीज बिनोलों, जिसको हम कहते हैं, को पृथक करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। रुई का उपयोग सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है। गद्दा, तकिया, रजाई में रुई भरा जाता है। कपास के विभिन्न प्रकार के कागज बनाए जाते हैं। कुछ इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हमको भी देखना है दोस्तों। कपास के बीज से तेल भी निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद बचे अपशिष्ट को पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। अत्यधिक पौष्टिक होने के कारण इसमें पशुओं के दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। बीटी कपास दोस्तों क्या होता है, पिछले 3 दशकों में विज्ञान की आधुनिक तकनीकी, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कपास की एक ऐसी प्रजाति विकसित की गई है जिसे बीटी कपास कहते हैं। इस कपास के पौधों में टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसके कारण कपास फसलों के कीट पतंगों की रक्षा होती है। देसी कपास की तुलना में इसमें न केवल कपास की उत्पादकता बढ़ती है, परंतु इसकी गुणवत्ता भी अधिक हो जाती है। भारत में पिछले लगभग 15 वर्षों से कई राज्यों में बीटी कपास की खेती हो रही है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश प्रमुख है। फिर दोस्तों आता है जूट, जिसे हम लोग पटसन भी बोलते हैं।
जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में की जाती है। पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, अधिक उपयुक्त रहती है। पटसन के बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। लगभग 3 माह बाद इसमें पीले रंग के फूल दिखाई देने लगते हैं। सामान्यतः पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं, क्योंकि इस अवस्था में ही पटसन के तनों से लचीले और मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिक समय हो जाने पर पटसन के तने दृढ़ हो जाते हैं, उससे जूट के रेशे निकालना कठिन हो जाता है। फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तनों को बंडलों के रूप में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबोकर रखते हैं। 4-5 दिनों के बाद पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है और तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। इस प्रकार प्राप्त जूट तंतु 6 से 8 फीट लंबा, हल्के पीले रंग के, चिकने व कपास के रेशे की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाट, पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्री भी मिलती हैं। दोस्तों, सूती धागे की कताई इसमें दी गई है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वस्त्र बनाने से पहले कपास या जूट के तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए स्वयं धागा बनाने का प्रयास कीजिए। ये दोस्तों एनसीईआरटी का डाटा है, इसमें आपका प्रैक्टिकली ज़्यादा देखा जाता है। बच्चों से प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है। रेशों से धागा बनाने में रुई की एक गुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशा पास आ जाते हैं और धागे बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्त हस्त टकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे टकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई के उपयोग में आने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। कताई के पश्चात धागों को रील पर लपेटा जाता है। कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं देखने वाली। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ब्रिटेन के मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार किया तथा चरखे द्वारा हाथ के कते धागों से बुने वस्त्रों का उपयोग करके इसे लोकप्रियता प्रदान किया था। इस प्रकार चरखे से बने वस्त्रों को खादी का नाम दिया गया। धागे से वस्त्र। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, उनमें से प्रमुख है बुनाई तथा बंधाई। तो पहले देखते हैं बुनाई कैसे होती है। मोटा सूती कपड़ा, दरी, जूट का बोरा, चटाई को ध्यान से देखिए। क्या आपको कोई समानता दिखाई देती है? हैंडलेस की सहायता से इसमें बुने आड़े व खड़े धागों पर ध्यान दीजिए। तो बकवास है। पुराने कपड़ों से पतली पट्टियां लंबाई में काट लीजिए। कुछ पट्टियों को समांतर ढंग से सजाकर रख दीजिए। दूसरी पट्टियों को समांतर पट्टियों में इस पट्टी के ऊपर तथा बगल वाली पट्टी के नीचे गुजारते हुए पिरोते जाइए। इसी प्रकार क्रम में कई पट्टियों दोस्तों बुनाई देखते हैं क्या होता है। धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। गाँव में सूती वस्त्रों की बुनाई हथकरघा, हैंडलूम जिसे कहते हैं, की सहायता से की जाती है।
जबकि औद्योगिक स्तर पर वस्त्रों की बुनाई विद्युत प्रचलित करघों पावर हैंडलूम द्वारा की जाती है। फिर आती है दोस्तों बंधाई क्या होती है। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया आपकी बंधाई कहलाती है। जैसे गांव में आप लोगों ने देखा होगा माताएं बहनें स्वेटर बुनती हैं, तो वो आपकी बंधाई की प्रक्रिया होती है। फिर इसमें लास्ट टॉपिक बचा है वस्त्र सामग्री के इतिहास का परिचय। इतिहास थोड़ा देख लेते हैं क्या है इतिहास के बारे में। प्रारंभिक मानव गुफाओं में उष्ण क्षेत्रों में रहते थे। वहाँ का मौसम गर्म था, अतः उन्हें कपड़ों की आवश्यकता नहीं हुई। विकास के क्रम में आग की खोज के बाद मानव ने विभिन्न वास स्थानों जैसे ध्रुवीय, पर्वतीय, मरुस्थलीय या ठंडे क्षेत्रों में बसना प्रारंभ किया। वह पेड़ों की पत्तियां, छाल, जंतुओं की खाल का प्रयोग शरीर को गर्म रखने के लिए करने लगा। कालांतर में मानव ने कृषि कार्य करना शुरू किया। तब उसने घासों और पतली टहनियों को बुनकर चटाइयाँ तथा डालियाँ बनाना सीखा। पेड़ों की लताओं तथा जंतुओं के ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाना शुरू किया। आद्य भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। अफ्रीका के नील नदी के किनारे फ्लैक्स की खेती होने के कारण वहाँ के रहने वाले लोग वस्त्रों को बनाने के लिए इसी प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग करते थे। कटाई व सिलाई का ज्ञान न होने के कारण मानव अपने शरीर को वस्त्रों के विभिन्न ढंग से ढक लेता था। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ मानव ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए कपड़े तैयार किया। इस प्रकार सिले कपड़ों में भी बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। क्या आपने देखा होगा साड़ी, धोती, पगड़ी आदि सब सिलाई द्वारा उपयोग किया जाता है। परिधान के प्रकार, पहनने के ढंग से विभिन्न संस्कृतियों की पहचान होती है। आधुनिक वैश्वीकरण के दौर में वस्त्रों के संदर्भ में सभी संस्कृतियों का आपस में मिलन होने लगा है। तो ये तो दोस्तों इतिहास के बारे में थे। कुछ इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं या रेशा से बनाया जाता है। कपास पौधे के बीज से पटसन के तने से क्रमशः रुई तथा जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। रेशे तंतुओं की कटाई के पश्चात धागा बनता है। कई रेशे को ऐंठ कर मजबूत धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। कपास गोलकों से रेशे युक्त कपास के बीज को पृथक करने की प्रक्रिया कपास ओटना कहलाती है। पटसन के तने को रुके हुए जल में कुछ दिनों तक रखकर जूट के रेशों को ढीला करने की प्रक्रिया रेटिंग कहलाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।